हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज 11वें नंबर की क्लास है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। कल जो हम लोगों ने लास्ट में स्टार्टिंग की थी वो स्टार्टिंग की थी कि किसी भी संख्याओं के बीच में किसी अंक का कितने बार आना। मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, बहुत सारे बच्चों ने ग्रीन स्टोरी लगाई, बहुत सारे बच्चों का मैंने रिप्लाई किया। जिसका सही था उस पर राइट लगा के आप लोगों को बताया, जिसका गलत था उस पर रॉन्ग लगा के मैंने आप लोगों को बताया। कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं हो पाया होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो था वो 85 था। उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो था वो मेरे प्यारे दोस्त 85 था। तो जिन बच्चों का 85 जवाब है वो बिल्कुल सही होगा और जिनका इससे अलग है वो गलत होगा। एक्चुअल में अगर आप 5 की काउंटिंग करोगे तो 5 की काउंटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और अगर आप 2 की काउंटिंग करोगे तो 2 की काउंटिंग जो है वो 85 बार रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां आपको 2 की काउंटिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप लोग, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, सभी को बहुत सारा प्यार। भगवान से यही प्रार्थना कि इस बार 2 स्टार आपके कंधों पर हो मेरे प्यारे दोस्त, और आप लोगों को आपकी मंजिल जो है वो मिल चुकी हो। बस शानदार तरीके से मेहनत करते रहना। बात को समझने की थोड़ा कोशिश करिए। मैंने आपसे बताया था कि 1 से लेके 100 तक किसी भी अंक के बारे में हम लोग पूछते हैं तो वो कितनी बार आता है? 20 बार आता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा मेरे भाई एक कितनी बार आएगा, तो वो इस 100 की वजह से जो है वो 21 बार आ जाएगा। अगर हम 1 से 99 तक पूछेंगे तो वो भी मेरे प्यारे दोस्त 20 ही बार आएगा। किसी भी, अगर मैं आपसे कहूं भैया जी 100 से लेके 200 तक, 100 से लेके 200 तक कोई भी अंक, बस एक को छोड़ दीजिए आप लोग, 100 से लेके 200 तक एक को छोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो कोई भी अंक कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे 20 बार आएगा। एक को छोड़ के अगर मैं आपसे पूछूं एक कितनी बार आएगा, तो हर संख्या में एक मौजूद रहेगा। 100 से लेके 199 तक हर संख्या में एक मौजूद रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, हर संख्या में एक मौजूद रहेगा। तो आप कहेंगे 100 बार तो यहां और 20 बार वैसे, टोटल कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे टोटल 120 बार आएगा, टोटल 120 बार आएगा। बाकी सभी अंक जो हैं 100 से लेके 200 तक में 20 बार आएंगे। ठीक वैसे ही अगर 200 से 300 की बात करता हूं तो 2 जो है वो 120 बार आएगा, बाकी सभी अंक जो हैं वो 20 बार आएंगे। ऐसे ही 300 से 400 के बीच में बात करता हूं तो 3 जो है वो 120 बार आएगा, बाकी सभी अंक जो हैं वो 100 बार आएंगे। ऐसे ही 300 से 400 के, 400 से 500 के बीच में बात करता हूं तो 4 जो है वो 120 बार आएगा, बाकी सभी अंक जो हैं वो 20 बार आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रटा रटाया यूज करेंगे। हम समझेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं मेरे भाई, हम कुछ करेंगे नहीं, बिना सोचे इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। ठीक है, मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे दिखा रहा हूं जो यूपीएसआई में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे गए हैं। अभी 7-8 लेक्चर और होंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताइए, यूपीएसआई 23 नवंबर 2021। एनालिसिस कराना इसलिए आसान हो गया था क्योंकि एक ही पैटर्न पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं, कहां से लेके? 100 से लेके 1000 तक गिनती करते हैं मेरे भाई, तो आप अंक कितनी बार पाते हैं? अंक 3 जो है वो कितनी बार पाते हैं? बस मुझे ये पता है, 3 के बारे में पूछना चाह रहा है, तो 300 से 400 के बीच में अंक 3 जो होगा वो 120 बार होगा, बाकी हर 100 के बीच में मेरे भाई 20 बार होगा। तो 100 से 200, 200 से 300, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। क्या 800 संख्याएं हैं?
हर 200 संख्याओं के में 20 बार होगा तो 8 गैप में कितनी बार हो जाएगा? 160 बार हो जाएगा। तो मेरे भाई टोटल 100 से लेके 1000 तक अंक 3 कितनी बार होगा? 280 बार होगा। कितनी बार होगा? 280 बार होगा। प्यारे दोस्त, जब भी किसी अंक के बारे में पूछा जाए और 100 से लेके 1000 तक में पूछा जाए तो उसका आंसर 280 ही होता है। चाहे वो 4 अंक हो, चाहे वो 5 अंक हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 9 हो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा? 280 बार हो जाएगा। क्या इसका जवाब भी आप 280 ही दे देंगे? जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है? अंक 4 मेरे भाई 280 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे मेरे भाई, जब आप 100 से 1000 के बीच गिनती करते हैं तो अंक 5 कितनी बार आता है? मेरे भाई 280 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे 280 बार आता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन मैं अब आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं। मैंने आपसे पूछा 1 से लेके 800 तक, 1 से लेके 800 तक, 1 से लेके 800 छोड़िए, 1 से लेके 920 तक, 1 से लेके 920 तक अंक जो है, 1 से लेके 920 तक अंक 1 कितनी बार आएगा? ग्रीन स्टोरी आज इसकी लगानी है। 1 से लेके 920 तक अंक 1 कितनी बार आएगा? अंक 1 कितनी बार आएगा? मैं आप लोगों से प्यारे दोस्त ये पूछना चाह रहा हूं। आज इसकी ग्रीन स्टोरी लगानी है, इंस्टाग्राम पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और एक बच्चे ने, भाई साहब, कल जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था वो नंबर ऑफ जीरोस का, उसने 2 पेज की ग्रीन स्टोरी लगा रखी थी। उसने 2 पेज पे पहले सॉल्व किया था पूरा, भाई साहब डिटेल में। 5 गुणा 2 10 आएगा, 5 गुणा 4 20 आएगा, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 100 आएगा। ऐसे करके मेरे भाई पूरी ग्रीन स्टोरी लगा रखी थी 2 पेज की, और उस क्वेश्चन को 2 पेज में सॉल्व किया हुआ था। मेरे भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। जो उसका छोटा तरीका है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन है, आज की ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन है 1 से लेके 920 तक 1 जो है वो कितनी बार आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का शुरू होता है फैक्टर। क्या मुझे डिफरेंस बताएंगे कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है? क्या मुझे डिफरेंस आप लोग बताएंगे कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त गुणनखंड को, और मल्टीपल कहा जाता है मेरे प्यारे साथी गुणज को। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आप कहेंगे जी डिफरेंस हम बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं फैक्टर, तो अगर कोई आपके पास दी हुई संख्या है, मान लो आपके पास दी हुई संख्या है 12, मैंने आपसे पूछा इसके फैक्टर क्या होंगे? तो फैक्टर वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं, यानी जो भी संख्या इसको डिवाइड कर देंगी वो सब इसकी फैक्टर कहलाएंगी। तो 12 किस किस से डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। क्या ये सभी इसके फैक्टर कहलाएंगे? जी हां, वो सारी संख्याएं जिससे दी हुई संख्या डिवाइड हो जाती है उसे हम उसके फैक्टर कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसके मल्टीपल क्या होंगे, फिर इसके गुणज क्या होंगे? मल्टीपल वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि मेरे भाई इससे डिवाइड होने वाली संख्या, इससे डिवाइड होने वाली पहली संख्या 12 होगी, अगली संख्या इससे डिवाइड होने वाली 24 होगी, अगली संख्या 36 होगी, अगली संख्या 48 होगी, अगली संख्या 60 होगी, ऐसे ही इनफाइनाइट तक होंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों चीजों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फैक्टर मतलब दी हुई संख्या को डिवाइड करने वाली सभी संख्या उसकी फैक्टर कहलाती हैं, उसकी गुणनखंड कहलाती हैं। दी हुई संख्या से डिवाइड होने वाली सभी संख्या उसकी मल्टीपल कहलाती हैं, गुणज कहलाती हैं। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में डिफरेंस जो था वो मैंने बता दिया। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, हमारा टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर के अंदर तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 12 लिखा
और मैंने आपसे कहा 12 के फैक्टर बताइए, तो आपने कहा जी 12 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक तो वो कोई संख्या आप लोगों को दे सकता है और आपसे पूछ सकता है उसके कुल गुणनखंड बताइए, टोटल फैक्टर कितने होंगे। चलो यहां तो एक छोटी संख्या आप लोगों को दी हुई थी, इसलिए आपको पता चल गया कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 होंगे। लेकिन अगर उसने बड़ी संख्या दे दी तो मेरे भाई उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी वो संख्याएं हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड करेंगी। तो यही हम लोगों को मेरे प्यारे दोस्त आगे के टॉपिक में पढ़ना है। यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि टोटल फैक्टर बताइए। कोई भी संख्या आपको दे देगा और आपसे पूछेगा इसके कुल गुणनखंड बताइए, इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, यानी ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो दी हुई संख्या को डिवाइड करेंगी। दूसरा आपसे पूछेगा मेरे भाई जो इसके गुणनखंड है उसमें से इवन कितने हैं, यानी कि इसके सम गुणनखंड बताइए कि सम गुणनखंड कितने हैं। तीसरा वो आपसे पूछेगा कि ये बताइएगा कि ओड कितने हैं, विषम कितने हैं, जो आपने टोटल फैक्टर निकाले हैं उसमें सम कितने हैं, उसमें विषम कितने हैं, वो आपसे ये पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपने गुणनखंड लिखे हैं उसके अंदर अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है, प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, वो आपसे ये पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर बताइए, यानी जितने भी कुल गुणनखंड हैं उन सबका योग बताइए, जितने भी कुल गुणनखंड हैं उन सबका योग बताइए। छठा क्वेश्चन आपके सामने वो पूछ सकता है जितने भी सम गुणनखंड हैं आप उनका योग बताइए, सम ऑफ इवन फैक्टर मेरे भाई। सातवां क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि जितने भी विषम गुणनखंड हैं आप उनका सम बताइए, सम ऑफ ओड फैक्टर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है जितने भी कुल गुणनखंड हैं उनका प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताइए, जितने भी कुल गुणनखंड हैं उनका प्रोडक्ट बताइए। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है जितने भी कुल गुणनखंड हैं उनका एवरेज बताइए, एवरेज यानी औसत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरे भाई ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण रूप से वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों के सामने हैं, ऐसे ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूरी तरीके से घन आपके सामने हैं। तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है, ऐसे किसी के भी मल्टीपल वो आपसे पूछ सकता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि हम लोग एसआई की तरफ जा रहे हैं तो कंटेंट के साथ छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। क्लास 1-2 फालतू लग जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट भाई साहब सॉलिड जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि कोई दी हुई संख्या आप लोगों के सामने है और आपसे मैं पूछता हूं कि भाई साहब टोटल फैक्टर बताइए, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इस दी हुई संख्या को डिवाइड करती हैं। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कितने फैक्टर हैं, तो आप कह देंगे इसका जवाब हो जाएगा 6। मैंने कहा ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम है, जो सम है, तो मेरे भाई ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम, ये भी सम, ऐसे गुणनखंड 4 हैं। अगर मैं पूछूं कि टोटल गुणनखंड में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो विषम हैं, तो मेरे भाई विषम जो हैं वो 2 हैं मेरे प्यारे दोस्त। विषम कितने हो जाएंगे, विषम जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। अगर मैं पूछूं प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो ये बाद का विषय है। अभी सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी सबका योग पूछना चाह रहा है। 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, 25, 2, 27 और 1, 28 हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछना चाह रहा है इवन फैक्टर्स का सम, तो इनको छोड़ दो, 2 और 4, 6, 6, 12, 12, 12, 24 हो जाएगा। अगर वो ओड फैक्टर्स का सम पूछना चाह रहा है तो 1 और 3, 4 हो जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी सबका गुणनफल पूछना चाह रहा है तो गुना करके यहां लिख देंगे।
अगर वो आपसे एवरेज पूछना चाह रहा है तो सबके योग को जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर कितने ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो 4 जो है वो पूर्ण वर्ग है, 1 आ जाएगा। परफेक्ट क्यूब एक भी नहीं है मेरे भाई, 0 आ जाएगा। तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के सामने बन सकते हैं। कल का क्वेश्चन बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। तो बारी बारी से पढ़े। यहां तो एक छोटी संख्या थी, इसलिए हम लोगों को पता चल रहा है कि भाई साहब इसके फैक्टर हमने डायरेक्टली लिख दिए। लेकिन अगर संख्या बड़ी आ गई तो कैसे करेंगे, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। मान लीजिए आपके सामने 12 एक संख्या दी हुई है। सबसे पहला काम है 12 को फैक्टर करना, 12 को तोड़ना। 12 को तोड़ेंगे 2 की पावर 2 में और 3 की पावर 1 में। 12 को तोड़ने का तरीका होता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 की पावर 1 लिखेंगे। ये बात, हाँ परफेक्ट क्यूब 1 तो, हाँ अच्छा 1 है, हाँ 1 तो सबका होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। परफेक्ट स्क्वायर जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, सॉरी, ठीक है। आइए, जब भी किसी संख्या के क्वेश्चंस फैक्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो आप सबसे पहले उस संख्या के गुणनखंड करेंगे, यानी 12 को आप लोग तोड़ेंगे। कैसे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार कटेगा और 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार कटेगा। आप ये देखिए कि 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 की पावर 1 लिखेंगे। क्या 12 को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे 12 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं। आगे आइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो कुल गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी टोटल फैक्टर निकालने की बात आती है तो हम इसकी पावर में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो 3 आ जाएगी और यहां 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 6 जो आ जाएगा वो टोटल फैक्टर आ जाएगा। वही काम हमने यहां किया है, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 जो है वो टोटल फैक्टर आ चुका है। यानी सबसे पहला काम दी हुई संख्याओं का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसे पावर्स के रूप में लिखेंगे, सबकी पावर में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, यही हमारे टोटल फैक्टर्स की संख्या आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त सवाल ये उठता है जी 1 का इंक्रीमेंट करते क्यों हैं? वैसे तो इन सभी क्वेश्चंस के अगर क्यों का जवाब दूंगा जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन मैं कुछ बातों के क्यों का जवाब आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। अगर मुझसे कभी यह पूछा जाता है कि भाई साहब इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं पूछूं कि 2 की पावर 2 है, क्या 2 की पावर 0 इसका फैक्टर है? 2 की पावर 0, 2 की किसी की पावर 0 1 होता है। 2 की पावर 1 इसका फैक्टर है, 2 का 2 की पावर 2 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। तो हमने ये लिख दिया, ये सभी इसके फैक्टर हैं। अगर इसके फैक्टर लिखूं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 की पावर 0 इसका फैक्टर होगा, 3 की पावर 1 इसका फैक्टर होगा। अगर मैं प्यारे दोस्त यहां से देखूं तो ये किसी की पावर 0 1 होता है, इसकी इन दोनों के साथ गुणा करूंगा तो 2 फैक्टर यहां आ गए, फिर इसकी इन दोनों के साथ गुणा करूंगा 2 फैक्टर यहां आ गए, इसकी इन दोनों के साथ गुणा करूंगा 2 फैक्टर यहां आ गए, टोटल मिला के 6 फैक्टर आपके सामने आ जाएंगे। कैसे कैसे, ध्यान से सुन लेना बेटा, एक पे समझ लेना बस बात को। किसी की पावर 0 होता है 1, 1 की गुणा 1 में होगी 1 फैक्टर 1 आएगा, 1 की गुणा 3 में होगी 1 फैक्टर 3 आएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की गुणा 1 में होगी 1 फैक्टर 2 आएगा और 2 की गुणा 3 में होगी 1 फैक्टर 6 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 की गुणा 1 में होगी 1 फैक्टर 4 आएगा और 4 की गुणा 3 में होगी 1 फैक्टर 12 आएगा। क्या 12 के ये ही सभी फैक्टर होते थे? यानी जब भी हमें फैक्टर्स की संख्या निकालनी होती है, क्योंकि एक जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, इसलिए इस एक को काउंट करने के लिए हम पावर में 1 बढ़ा रहे होते हैं। यहां भी इस 1 को काउंट करने के लिए पावर में 1 बढ़ा रहे होते हैं। तो यहां से टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा? यहां से टोटल फैक्टर 6 आ जाएगा, ठीक है। आज के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये 1 का इंक्रीमेंट किया क्यों।
जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब दी हुई संख्या के टोटल फैक्टर बताइए कि दी हुई संख्या के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो सबसे पहला काम उसे पावर्स के रूप में लिख देना, पावर्स में एक एक का इंक्रीमेंट करके उसकी मल्टीप्लाई कर देना, वही आपके सामने टोटल फैक्टर आ जाएंगे। अगर ये वाला समझ में नहीं आया है तो समझने की आवश्यकता नहीं है। पावर में एक बढ़ाइए 3 आएगा, पावर में एक बढ़ाइए 2 आएगा, टोटल फैक्टर्स की संख्या 6 आ जाएगी। अब फटाफट मुझे बताइएगा 36 के टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 36 के टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए 36 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे। बेटा कुछ नहीं होता, देखो यहां 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 भी क्या इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 की पावर 1 क्या 2 भी इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 की पावर 2 क्या 4 भी इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। ऐसे ही इसे लिख लो, 3 की पावर 0 इसका फैक्टर है, हाँ 1 इसका फैक्टर है। 3 की पावर 1 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। अगर इसकी गुणा करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, इसकी गुणा इनमें करोगे 2 वैल्यूज आएंगी, और इसकी गुणा इनमें करोगे 2 वैल्यूज आएंगी। यानी हर कोई संख्या 2 वैल्यूज दे रही है, तो टोटल 6 गुणनखंड हमारे सामने हो जाएंगे। लेकिन मुझे इतना बवाल नहीं करना है। आपको पता है एक जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, लेकिन एक इसमें काउंट नहीं होता है। इसलिए प्यारे दोस्त उस एक को काउंट करने के लिए हम पावर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। यहां भी वो एक काउंट नहीं हुआ है, इसलिए पावर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा सोचना नहीं है, इस पर हमें विचार नहीं करना है। मैं आपसे यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई आपके सामने संख्या दी हुई है तो सबसे पहले उसके फैक्टर करिए। 2 की पावर 2 लिखेंगे 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 लिखेंगे 9 हो जाएगा, 4 की गुणा 9 में करेंगे 36 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी टोटल फैक्टर बता दीजिए, कुल गुणनखंड बता दीजिए, तो आप कहेंगे इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 3 हो जाएगा, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ 3 हो जाएगा। यानी यहां से टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे टोटल फैक्टर 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे टोटल फैक्टर 9 आ जाएंगे। बात क्लियर हुई, आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भैया जी इवन फैक्टर कैसे निकलेंगे। अगर मैं आपसे पूछने लगूं सम गुणनखंड कितने कैसे निकलेंगे, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे सम गुणनखंड के बारे में चर्चा करता हूं कि इन टोटल गुणनखंड में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम है, यानी जो इवन है, तो मेरे भाई इवन वाले में हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर निकालने हैं। तो 1 को तो काउंट नहीं करेंगे, 2 की गुणा किसी में भी करेंगे, ये वाला 2 जो है इन दोनों में गुणा करके 2 वैल्यूज देगा, ये वाला 4 जो है इन दोनों में गुणा करके 2 वैल्यूज देगा मेरे भाई। अगर 1 की गुणा इनमें करेंगे तो इवन ओड फैक्टर आएंगे, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। रीजन छोड़िए, मुद्दे पर आइए। जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछा जाए, जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछा जाए, तो सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें 1 को काउंट नहीं किया जाता है, 1 विषम होता है और किसी से विषम से गुणा करके विषम ही देगा, जबकि मुझे सम चाहिए मेरे भाई। तो सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, जबकि विषम की पावर में मेरे भाई 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, सम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी। जब हम सम गुणनखंड निकाल रहे होते हैं तो सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करते, विषम की पावर में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे विषम गुणनखंड की संख्या पूछूं, तो विषम के केस में हम लोग क्या करते हैं, इन सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि सम संख्याओं की गुणा होगी तो सम संख्या आएंगी, मुझे सम संख्या लेनी नहीं है, तो इनको बिल्कुल छोड़ देते हैं। यानी सम वाली संख्याओं को बिल्कुल छोड़ देंगे, सम की पावर्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, विषम की पावर में 1 का इंक्रीमेंट करिए, ये विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। मैंने 3 चीज आप लोगों को बताई, मैं दोबारा से दोहराता हूं।
अगर किसी संख्या के टोटल फैक्टर्स पूछे जाते हैं या इवन फैक्टर्स या ओड फैक्टर्स आपसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसे पावर्स के रूप में तोड़िए, सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करके गुणा कर देंगे तो टोटल फैक्टर्स की संख्या आ जाएगी। इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करना मेरे भाई, और सबकी पावर में एक एक इंक्रीमेंट करके गुणा कर दोगे तो इवन फैक्टर्स आ जाएगी। और ओड के केस में इवन को बिल्कुल छोड़ देना है, ओड की पावर में एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो ओड फैक्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे कहा 120 आपके सामने दिया हुआ है, शांति बना के रखना, कमेंट पे ध्यान देना मत, नहीं आ रहा है तो अब आ जाएगा, ध्यान से सुनना। 120 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। क्या मैं 120 को इस तरीके से लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120 लिख सकता हूं। यानी 120 को अगर लिखने की कोशिश करूं पावर्स के रूप में तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 लिख सकता हूं और 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। सबसे पहला काम दी हुई संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करना और उन्हें पावर्स के रूप में लिखना। आपने इन्हें पावर्स के रूप में लिख दिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। कोई दिक्कत समस्या? यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैं आपसे 3 चीज पूछने जा रहा हूं। एक तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछने जा रहा हूं, एक सम गुणनखंडों की संख्या पूछने जा रहा हूं, एक विषम गुणनखंडों की संख्या पूछने जा रहा हूं। ठीक, हाँ, अंतिम अंक किसी में गिनेंगे, अंतिम 2 अंक किसी में काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिए। जब मैं टोटल फैक्टर पूछता हूं तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो, यहां 4 हो जाएगा, एक में एक बढ़ाया तो 2 हो जाएगा, एक में एक बढ़ाया तो 2 हो जाएगा। कोई भी आपसे पूछे कि 120 के अंदर टोटल फैक्टर कितने होते हैं तो आप जवाब देना 16 होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि 120 के अंदर कुल गुणनखंड कितने होते हैं तो आप जवाब देना 16 होते हैं। कोई भी आपसे पूछे 120 के अंदर सम गुणनखंड कितने होते हैं तो सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करना, इसे एज इट इज रहने देना। बाकी सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करना तो आपके सामने सम गुणनखंड आ जाएंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। जब भी आपसे विषम गुणनखंड पूछे तो सम वाले को बिल्कुल छोड़ देना, विषम की पावर में एक एक की बढ़ा के इनकी गुणा कर दोगे तो आपके सामने विषम गुणनखंडों की संख्या 4 आ जाएगी। याद रखना, इवन और ओड को जोड़ के हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। 12 और 4 16, ये टोटल के बराबर आ चुका है, बिल्कुल सही आपने किया है। क्या तीनों बातें क्लियर हो गई? क्या तीनों बातें क्लियर हो गई? आपने कहा जी तीनों बातें हम लोगों की क्लियर हो चुकी हैं। मेरे प्यारे दोस्त, 2 एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी धीरे धीरे स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शुरुआती चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इस चैप्टर में टाइम लगेगा, लगभग 18-20 क्लास लगेंगी, उसके बाद हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समझिए। मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 2, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा 3 की पावर 2, मैंने लिखा मेरे भाई 5 की पावर 7 और मैंने यहां लिखा 7 की पावर 3। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहीं लिख दिया, 2 की पावर 3, यहां पे 3 की पावर 4, यहां पे 4 की पावर 5 और यहां पे 5 की पावर 6 और यहां पे 6 की पावर 7। एक ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। मेरी बात थोड़ा सा आराम से समझना मेरे भाई, थोड़ा सा आराम से समझना। मैं आपसे पूछने जा रहा हूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछने चाह रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, यानी कि प्राइम फैक्टर्स का यूज कितनी बार हुआ है, प्राइम फैक्टर्स का यूज कितनी बार हुआ है, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने 2 डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, वो डिफरेंट कैसे हैं मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझेंगे।
जब भी आप लोगों से मेरे भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप लोगों से पूछी जाती है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए ये संख्याएं अभाज्य रूप में लिखी हुई हैं। क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 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 अगर दी गई संख्या अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखी गई हैं तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए, वही आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आपने कहा 2 और 2 4, 4 और 7 11 और 3 14 हो जाएंगे। यानी अगर आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है तो आपने इनकी पावर्स को जोड़ दिया, 2 और 2 4 और 7 11 और 3 14 हो जाएगा। अच्छा, क्यों जोड़ रहे होते हैं हम पावर्स को? क्यों जोड़ रहे हैं होते हैं हम पावर्स को? तो आप ये समझिए, ये 2 जो है वो कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है, वो 2 आ गया। 3 जो है अभाज्य गुणनखंड जो है वो ये कितनी बार यूज हुआ है? ये भी 2 बार यूज हुआ है, वो 2 आ गया। 5 जो है वो कितनी बार यूज हुआ है? 7 बार यूज हुआ है, वो 7 आ गया। और 7 जो है वो कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार यूज हुआ है। और मैंने वही तो आपसे पूछा है कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो टोटल यूज कितनी बार हुए हैं, तो आप कहेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 4 है, यूनिक प्राइम फैक्टर की संख्या तो 4 है, लेकिन यूज कितनी बार हुए हैं उस केस में हम पावर्स को जोड़ देंगे। उस केस में हम पावर्स को जोड़ देते हैं। अगर ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं तो उस केस में हम पावर्स को जोड़ देते हैं। 2 और 2 4 और 7 11 और 3 14। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो 14 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? बेसिकली वो यहां से ये पूछ रहा होता है कि अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है। तो कितनी बार हुआ है? तो आप कहेंगे जी 14 बार हुआ है। 14 बार हुआ है अभाज्य गुणनखंडों का यूज। अब आपने कहा जी ठीक है, जब आपने अभाज्य गुणनखंड बताया तो आपने कहा ये सारी वैल्यूज अभाज्य होनी चाहिए तो इनकी पावर्स को जोड़ देना है। लेकिन अगर ये अभाज्य नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? भाई दूसरा क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर ये अभाज्य नहीं हुई तो क्या करेंगे मेरे भाई? अभाज्य नहीं हुई, प्राइम नंबर नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे जी तो बताइए अब क्या करेंगे? मेरे प्यारे दोस्त, उसे अभाज्य बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या ये अभाज्य है? आपने कहा बिल्कुल अभाज्य है, 2 की पावर 3, इसे ऐसे ही लिख दीजिए। क्या ये अभाज्य है? तो आपने कहा जी बिल्कुल प्राइम नंबर है, इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए। मैंने पूछा क्या ये अभाज्य है? आपने कहा नहीं। अभाज्य बनाइए। क्या इसे मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? आपने कहा 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। बाहर पावर कितनी है? 5 है। क्या ये अभाज्य है? तो आपने कहा जी बिल्कुल ये अभाज्य दी हुई है। क्या ये अभाज्य है? आपने कहा नहीं, अभाज्य के रूप में तोड़िए। क्या मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। पावर कितनी है? 7 दी हुई है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां 2 की पावर 3 दिया हुआ है, वाजीवा कमाल कर दिया। 3 की पावर 4 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भावी दरोगाओं, जब भी पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है। यहां क्या हो जाएगा? 5 दूनी 2 की पावर 10 हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 की पावर 6। जब भी दो संख्याओं के गुणनफल पे पावर लगी हो तो इसका मतलब ये 2 की भी पावर 7 है, ये 2 की भी पावर 7 है, और ये मेरे भाई 3 की भी पावर 7 है। ये 2 की भी पावर 7 है और ये 3 की भी पावर 7 है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये अभाज्य संख्या है? जी हाँ। क्या ये अभाज्य संख्या है? जी हाँ। क्या ये अभाज्य संख्या है? ये भी है, ये भी है। क्या सभी की सभी अभाज्य संख्याएं आई? अगर सभी की सभी अभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं तो मेरे दोस्त पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं मेरे भाई। 4 और 3 7, 7 और 10 17, 17 और 6 23 और 7 30 और 7 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसके अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 37 हो जाएगी। क्या आपको दिमाग में आ गया कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं? बेसिकली वो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछने के पीछे क्या पूछ रहा होता है, यानी अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है, इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी बार हमने यूज किया है। तो आप कहेंगे
2 को 3 बार यूज किया है, 3 को 4 बार यूज किया है, 2 को 10 बार यूज किया है, 5 को 6 बार यूज किया है, 2 को 7 बार यूज किया है और 3 को 7 बार यूज किया है। सबको जोड़ेंगे तो टोटल अभाज्य संख्याओं को हमने 37 बार यूज किया है। तो अभाज्य गुणनखंडों के 2 क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। या तो वो सभी वैल्यूज अभाज्य गुणनखंड के रूप में देगा या फिर कुछ वैल्यूज अभाज्य के रूप में, कुछ भाज्य के रूप में देगा, आपको अभाज्य के रूप में बदलनी होंगी। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? क्या ये चारों चीजें समझ में आ चुकी हैं? टोटल फैक्टर समझ में आ चुके हैं, इवन फैक्टर आपके समझ में आ चुके हैं, ओड फैक्टर आप लोगों के सामने समझ में आ चुके हैं और अभाज्य गुणनखंड आप लोगों के समझ में आ चुके हैं। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्त? बहुत शानदार। अब हम मेरे प्यारे दोस्त, अब हम चल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड लिखो। अभाज्य, अच्छा ये अभाज्य भाज्य लिख दिया, गलती होगी मेरे भाई। गजब के इंसान हो यार, है ना? कितना ध्यान देते हो, सच में सच में। अगर कोई मेरा सबसे ज्यादा हितैषी है तो वो आप हैं मेरे प्यारे दोस्त। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे इसको खींचने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 120 लिखा, मैंने आपसे इसकी डिटेल मांगी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छोड़िए ना 120 को, मैं 360 के बारे में थोड़ा सा पूछने की आपसे कोशिश करता हूं। तैयार हैं क्या आप लोग? 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो सिखा के आया हूं, आगे के 4 क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 360 के फैक्टर करिए। कैसे करेंगे 360 के फैक्टर? करेंगे तो आपने कहा जी 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36 होता है। ठीक है जी, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 45 होता है। 3 से काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा और 5 से काटेंगे 1 बार कट जाएगा। यहां 2 कितनी बार है? 4 मतलब 2 की पावर 2, 2 यहां हो गया, 1 यहां हो गया। क्या इसे 2 की पावर 3 लिख देंगे? बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। 3 कितनी बार है? 3 जो है वो 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। और 5 कितनी बार है? 5 जो है वो 1 बार है। यानी अगर मैं आपसे कहूं 360 को पावर्स के रूप में लिखिए तो पावर्स के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब मैं 2 कमेंट पढ़ूंगा। एक तो अवनीश मिश्रा जी का, सर प्लीज आराम से पढ़ाइए, नंबर सिस्टम के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हरे कृष्ण जी का, क्लास रिकॉर्डेड चल रहा है, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। तुम दोनों को जवाब क्या दूं मेरे भाई? मैंने शुरुआत की क्लास में आप लोगों से ये कहा था, शुरुआत की क्लास में मैंने आपसे ये कहा था मेरे दोस्त गुड्डा, मेरे साथी, मेरे दरोगाओं, क्लास में ज़्यादा डिस्टरबेंस मत फैलाना। मैच्योरिटी आपकी हर पॉइंट पे झलकनी चाहिए, मैच्योरिटी आपके अंदर दिखनी चाहिए। ये फर्जी सवालों का जवाब मैं क्लास के अंदर नहीं दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझे बताओगे मेरे प्यारे साथी कि कैसे पढ़ाना है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ से बाहर हो, अगर आपने कोशिश की है तो। अगर आपने कोशिश नहीं की है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती। मेरा जवाब ये था। अगला जवाब मेरा यह है कि आप उसे रिकॉर्डेड कहो, आप उसे लाइव कहो, आप उसे कुछ भी कहो, जैसा आपका मन करे वो कहो। प्यारे दोस्त मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है भाई, चलो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा 360 मेरे सामने एक संख्या है। सबसे पहले मैंने इसे पावर्स के रूप में लिख दिया। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे बताइए इसके अंदर टोटल फैक्टर कितने होंगे? आप मुझे बताइए इसके अंदर सम गुणनखंड कितने होंगे? आप मुझे बताइए इसके अंदर ओड फैक्टर कितने होंगे? आप मुझे बताइए इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? फटाफट चारों क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। अगले चारों क्वेश्चन मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। अगले चारों क्वेश्चन मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जब बात आती है टोटल फैक्टर्स की तो सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट आपने भी कर दिया होगा। 2 की पावर में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा और 5 की पावर 1 में 1 बढ़ाएंगे। कितने बच्चों का जवाब जो है वो 24 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 24 आ चुका है? भैया जी टोटल फैक्टर 24 होंगे। ठीक है सर, वो नहीं करवाए 200 से 500 के बीच, बेटा एपी का पार्ट है, थोड़ा सा इंतजार करो।
इवन फैक्टर्स की बात करता हूं तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बाकी सबकी पावर में एक एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इवन फैक्टर 18 हो जाएगा। ओड फैक्टर में इवन को बिल्कुल छोड़ देंगे, इसकी पावर में एक बढ़ाएंगे 3 होगा, इसकी पावर में एक बढ़ाएंगे 2 होगा, ओड फैक्टर 6 हो जाएंगे। इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। ध्यान से सुनिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्राइम फैक्टर कितने होंगे। आपने देखा जी ये भी प्राइम है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। जब दी हुई संख्या अभाज्य होती है तो उनकी पावर्स को जोड़ देते हैं, उनकी पावर्स को जोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो आप अभाज्य गुणनखंड को 6 बताओगे। ये चारों क्वेश्चन आपकी टिप्सों पे हो चुके होंगे। अगले चारों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगले चारों क्वेश्चन क्या है, वो आपसे पूछता है सम ऑफ टोटल फैक्टर। जितने भी इसके कुल गुणनखंड हैं, जितने भी इसके कुल गुणनखंड हैं, उनका योग कितना होगा, कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। जितने भी इसके टोटल फैक्टर हैं उनका योग कितना होगा, कुल गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे भाई जब आप योग की बात करते हैं, जब आप योग की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको कुछ समझाऊंगा। योग की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त रीजन मैंने यहां दिया था, इन सबको जोड़ दीजिए मल्टीप्लाई, इन सबको जोड़ दीजिए तो आपके सामने कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। कैसे मेरे भाई, जब भी हम कुल गुणनखंडों का योग निकालते हैं मेरे भाई, तो इसकी शुरुआत फैक्टर इसका 2 की पावर 0 भी इसका फैक्टर होता है। वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखी हुई है, 0 से स्टार्ट करिए और वहां तक जाइए जहां तक इसकी पावर लिखी हुई है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। क्या आप 2 की पावर 3 तक जा चुके हैं? बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए। इसके सभी फैक्टर्स जोड़िए। 3 की पावर 0 एक भी फैक्टर होता है, 3 की पावर 1 3 भी फैक्टर होता है, 3 की पावर 2 तक जाइए। बहुत बढ़िया जी, मल्टीप्लाई। इसके सभी फैक्टर्स को जोड़ दीजिए। 5 की पावर 0 एक भी इसका फैक्टर होता है, 5 की पावर 1 5 भी इसका फैक्टर्स होता है। यानी इनके सभी फैक्टर्स को जोड़ना है मेरे भाई। इसके फैक्टर्स में अगर आपसे कहूं, इसके फैक्टर आपसे पूछूं, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कुल मिला के याद रखने वाली चीज ये है कि जब हम कुल गुणनखंडों का योग निकाल रहे होते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है। 0 से स्टार्ट करते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है। 0 से स्टार्ट करा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 0 से स्टार्ट करा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 0 से स्टार्ट करा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यही योग हो जाएगा। अगर मैं किसी की पावर 0 लेता हूं तो वो 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा। किसी की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आपने कहा 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 होगा, वाजी वाह। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा, वाजी वाह। 5 और 1 6 हो जाएगा। 15 चिक्का 90, 90 की गुणा 13 में करेंगे 117 हो जाएगा, 1170 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त कभी कभी ये बहुत लंबी आ जाती है तो वहां हम जीपी लगाते हैं, 1 2 4 8, ये जीपी बन रही है। लेकिन अभी उस बारे में आपको सोचना नहीं है कि अगर बहुत लंबी होगी, आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, अगर यहां पावर 2 की पावर 10 रही, यहां 3 की पावर 17 रही तो कैसे करेंगे? तो बहुत लंबा हो जाएगा टोटल गुणनखंड का योग। क्या जो मतलब कुल गुणनखंडों का योग जो होगा वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं होगा। वहां 2-3 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। एक तो मल्टीपल देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और एक जीपी लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अभी दिमाग उतना नहीं चलाना है, दिमाग उतना चलाना है जितना दिमाग सहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा कि कुल गुणनखंडों का योग करिए। सबसे पहले इसको देखिए, शुरुआत 0 से करिए और वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखी हुई है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक लिखा हुआ है।
फिर जो है मेरे भाई 3 की पावर 0 से स्टार्ट करिए और वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखा हुआ है, फिर 0 से स्टार्ट करिए और वहां तक जाइए जहां तक लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। इन सब को सॉल्व कर देंगे तो 1170 आपके सामने आ जाएगा। एक बार थम्स अप कर दो कि मेरे भाई कुल गुणनखंडों का योग जो है वो हमारे दिमाग में सेट बैठ चुका है। कुल गुणनखंडों का योग जो है वो हमारे दिमाग में सेट बैठ चुका है। अब मैं अगली बात आपके सामने करने वाला हूं, सम गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछता है। सम गुणनखंड का योग वो आपसे पूछता है मेरे भाई। एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज कह रहा हूं, एक एक चीज आपके समझ में आएगी। आपने कहा कि सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था, सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करना। कारण क्या था उसका, क्योंकि उसमें जो एक फैक्टर होता था हम उसको काउंट नहीं करते थे। एक की किसी विषम संख्या में गुणा होगी तो वो विषम गुणनखंड बनाएगा, जबकि हमें सम गुणनखंडों की आवश्यकता है तो हम सम गुणनखंडों के केस में एक को काउंट नहीं करते थे। यही तो बता के आया हूं। यानी ये जो सम पावर लिखी हुई है इसमें एक को काउंट नहीं करना है, यानी 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है और वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है। इसके फैक्टर मैंने लिख दिए, इसके फैक्टर में एक क्यों नहीं लिखा, एक भैया जी विषम गुणनखंड होता है, हमें लेने हैं सम गुणनखंड, इसलिए हम एक को नहीं लिखेंगे, इसलिए हम 2 की पावर 0 को नहीं लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अच्छा, विषम के केस में तो हम लोग यहां 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 हो जाएगा। यानी जब भी आपसे वो सम गुणनखंडों के योग के बारे में बात करता है तो सम की पावर की शुरुआत 1 से करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर लिखी हुई है। ये मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, 2 की पावर इसकी शुरुआत 0 से क्यों नहीं करते, किसी की पावर 0 1 होता है और 1 सम गुणनखंड नहीं होता, इसलिए प्यारे दोस्त इस केस में हम लोग 1 को काउंट नहीं कर रहे होते हैं, इस केस में हम 1 को काउंट नहीं कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट याद रखिए, जब भी आपके सामने सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आप सम की पावर की शुरुआत 1 से करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर दी हुई है। बाकी विषम की शुरुआत 0 से ही करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर दी हुई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। किसी की पावर 1 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, 8 4 12 और 2 कितना 14 हो जाएगा, 9 और 3 12 और 1 कितना 13 हो जाएगा, 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा, 13 चौका 52 को 2 हासिल 5, 13 एकम 13 5 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 8 छिंग 48, 48 और 1 49, 48 और 1 49 को 9 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 1092 आ रहा है? कितने बच्चों का जवाब 1092 आ रहा है? तो आप कह देंगे 1092। टोटल के केस में सबकी शुरुआत 0 से करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर लिखी हुई है। इवन के केस में इवन की शुरुआत 1 से करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक पावर लिखी हुई है, बाकी सबकी शुरुआत 0 से करेंगे। दिमाग में सेट बैठ चुकी होगी। बेटा ओड की शुरुआत 0 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी क्या आ चुकी हैं, सम आ चुकी हैं। सम में किसी की भी गुणा करोगे वो सम ही आएगा, इसलिए सम इधर बनाने की जरूरत है। इधर आप कैसी भी बना लो, सम की गुणा किसी में भी करेंगे वो सम ही बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, पावर समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सम के केस में बस सम वाली वैल्यूज को सम बनाने की जरूरत है, बाकी आगे कुछ भी बना लो सब सम ही आएगा। भाई 2 की गुणा आप किसी में भी कर लो, इवन ही तो आएगा। 4 की गुणा किसी में भी कर लो, इवन ही आएगा। 8 की गुणा किसी में भी कर लो, इवन ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है। मैंने आपके सामने टोटल फैक्टर्स का योग भी बता दिया, मैंने आपके सामने
इवन फैक्टर्स का भी योग बता दिया। अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं ओड फैक्टर्स का योग, आपके सामने पूछना चाह रहा हूं। मैंने आपसे पूछा विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। जो विषम गुणनखंड हैं उनका योग क्या होगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जब हमने विषम गुणनखंड की काउंटिंग की थी, क्या हमने सम की पावर को बिल्कुल छोड़ दिया था। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल छोड़ दिया था। अगर बिल्कुल छोड़ दिया था तो यहां भी सम की पावर को बिल्कुल छोड़ दीजिए। शुरुआत जीरो से करिए और वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखी हुई है। शुरुआत जीरो से करिए और वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखी हुई है। शुरुआत जीरो से करिए और वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखी हुई है। मेरे प्यारे दोस्त, किसी की पावर जीरो एक होता है, तीन की पावर एक तीन होगा, तीन की पावर दो नौ हो जाएगा, पांच की पावर जीरो एक होगा, पांच की पावर एक पांच हो जाएगा, नौ और तीन बारह और एक कितना हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, पांच और एक कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। सभी बच्चों का जवाब आ जाना चाहिए कि विषम गुणनखंडों का योग जो होगा वो 78 हो जाएगा। तीन चीज मैंने आपके सामने लिखी। जब योग की बात आती है मेरे भाई, सबसे पहले दिमाग को शांत करिए, दिमाग को शांत करिए, कंसंट्रेट करिए अपने आप को, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने एक संख्या दी हुई है, मैंने आपसे पूछा 6 सवालों में से कुछ भी पूछ सकता हूं, 2 मिनट में रिकॉल कराऊंगा 6 सवाल। मैंने आपके सामने एक संख्या दी, मैंने आपसे 6 सवाल पूछने की कोशिश की, आपने कहा मैं इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इसे पावर्स के रूप में लिखूंगा। अब आप सवाल पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। मैंने आपसे कहा टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, आपने कहा सबकी पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर दोगे टोटल फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। मैंने पूछा इवन फैक्टर्स क्या होंगे, तो आपने कहा इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करो, बाकी सबकी पावर में एक एक इंक्रीमेंट करके गुणा कर दोगे, इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। मैंने पूछा ओड फैक्टर्स क्या होंगे, आपने कहा ओड के केस में इवन को बिल्कुल छोड़ दो, सबकी पावर में एक एक बढ़ा के इंक्रीमेंट करके गुणा कर दोगे तो ओड फैक्टर्स आ जाएंगे। मैंने पूछा टोटल फैक्टर्स का सम क्या होगा, आपने कहा सबकी शुरुआत जीरो से करो और वहां तक जाओ जहां तक पावर लिखी हुई है, वही उसके फैक्टर्स का सम हो जाएगा। मैंने पूछा इवन फैक्टर्स का सम क्या होगा, आपने कहा इवन फैक्टर का सम निकालना चाहते हो तो इवन के केस में आप शुरुआत एक से करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है, बाकी ओड के केस में मेरे भाई शुरुआत जीरो से ही करनी है। मैंने आपसे कहा ओड फैक्टर का सम कैसे निकलेगा, तो आपने कहा इवन को बिल्कुल छोड़ देना, जीरो से शुरुआत करना और वहां तक जाना जहां तक मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने वो पावर्स लिखी हुई हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने कहा बिल्कुल आ गई। बेटा टोटल में से इवन को माइनस करेंगे ओड आ जाएगा, लेकिन अगर गलती से उसने डायरेक्ट ओड पूछ लिया तो फिर हम उसमें टोटल भी निकालेंगे इवन भी निकालेंगे, जब टोटल में से इवन माइनस करेंगे तब ओड आएगा। तो तीनों निकालने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, तीनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप ओड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओड की पावर की शुरुआत जीरो से करके वहां तक जाना है जहां तक पावर्स लिखी हुई है। ठीक है मेरे भाई, चीजें समझ में आ गई क्या आप लोगों को, बहुत अच्छे से आ गई होंगी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं ग्रीन स्टोरी का दूसरा क्वेश्चन। 420 की सभी चीजें, सभी 6 चीजों को बताइए। 420 की सभी 6 चीजों को आप लोगों को बताना है। एक तो टोटल फैक्टर बताना है मेरे भाई, एक इवन फैक्टर आप लोगों को बताना है, एक ओड फैक्टर आप लोगों को बताना है, एक सम ऑफ टोटल फैक्टर आप लोगों को बताना है, सम ऑफ इवन फैक्टर आप लोगों को बताना है, एक सम ऑफ ओड फैक्टर आप लोगों को बताना है। ये 6 चीज आप लोगों को बतानी है 420 की मेरे भाई, 420 की। कल जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर खत्म हो जाएगा, कल ही हम लोग जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का कुछ पार्ट चालू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं कल की एक बेहतरीन क्लास में मेरे भाई। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।